हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस माइनस। तो टॉपिक वाइज सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे एक न्यू सब्जेक्ट के बारे में, एक न्यू टॉपिक के बारे में, एंड दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी तक हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस नहीं किया है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये क्लास आपको बहुत हेल्प करने वाली है फॉर द अपकमिंग एग्जाम ऑफ DSSB टीजीटी कंप्यूटर साइंस। बहुत हेल्प मिलेगी आपको इस क्लास के बाद। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ इसे शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। बढ़ते हैं आगे। टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम और यह है इसका पार्ट 1। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखते हैं। इनर मोस्ट लेयर of operating system which is always present in the main memory is known as dash। तो यहाँ पे ऑप्शंस है यूजर इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम, हार्डवेयर एंड कर्नल। तो मैं एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन के साथ। तो आप सब लोगों ने जरूर से पढ़ा होगा कि होता क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैं आपको यहाँ पे एक बार ब्रीफ कुछ बुलेट पॉइंट्स बता देती हूँ रिगार्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोडक्शन। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये एक सिस्टम है, मतलब ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है ये? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। पहली बात तो ये हार्डवेयर नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर में भी ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है यूजर को। बेसिकली यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक लिंक क्रिएट करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखो, यूजर डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्शन नहीं कर सकता विदाउट एनी interface between the user and the hardware. So for that purpose we are using operating system। तो यूजर को इंटरेक्शन करवाने में हेल्प करता है यूजर इंटरेक्शन विद हार्डवेयर। ठीक है, विद हार्डवेयर। अब देखो, मान लो आपको कोई फाइल स्टोर करनी है हार्ड डिस्क के अंदर, तो क्या आप डायरेक्टली हार्ड डिस्क के अंदर कोई फाइल स्टोर कर सकते हो विदाउट एनी सॉफ्टवेयर? नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें एक मीडियम चाहिए, एक चैनल चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक इंटरफेस है बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। और इसके साथ साथ क्या है, ये अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी एक प्लेटफॉर्म देता है ताकि वो अपने स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज को रन कर सके ओवर द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हेल्प्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज। ठीक है, अब बताओ, अगर आपको MS वर्ड के अंदर कोई फाइल क्रिएट करनी है तो क्या बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप MS वर्ड को यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते। फंक्शनैलिटीज, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन के लिए बनाए जाते हैं। जैसे मान लो अगर आपको लेट्स सपोज PPT बनानी है, इसके लिए वी हैव प्रेजेंटेशन। ठीक है, वर्ड में होती है प्रेजेंटेशन, वर्ड में होती है आपकी डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, और जो आपकी MS पावर पॉइंट है उसके अंदर बनती है प्रेजेंटेशन। ऐसी हमारे पास MS एक्सेल है, उसके अंदर बनती है स्प्रेडशीट। हमारे पास VLC है, उसके अंदर हम म्यूजिक प्ले करते हैं। तो हर एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की अपनी स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, जो ये क्वेश्चन है उसको समझते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ बोला गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की इनर मोस्ट लेयर कौन सी है जो हर वक्त मेन मेमोरी के अंदर रिसाइड करती है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर बेसिकली 2 लेयर होती है। ठीक है, एक होता है शेल, एक होता है कर्नल। एक होता है शेल, एक होता है कर्नल। जिसमें जो कर्नल है वो होती है इनर मोस्ट लेयर। इनर मोस्ट लेयर। अब शेल क्या होता है? शेल होता है कमांड इंटरप्रेटर। मतलब जैसे मान लो किसी यूजर को कोई रिक्वेस्ट देनी है ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो वो जो रिक्वेस्ट है वो सेंड करेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं सिस्टम कॉल। वो सिस्टम कॉल जो होती है वो शेल इंटरप्रेट करेगा और उस इंटरप्रेटेड कमांड को वो सेंड करेगा कर्नल को।
और फिर कर्नल जो है वो आपके लिए वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करके देगा। ठीक है, तो जब भी यूजर कोई रिक्वेस्ट करता है कर्नल को, उसे बोलते हैं सिस्टम कॉल। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कर्नल होता क्या है। तो कर्नल आपका होता है एक प्रोग्राम होता है। क्या होता है? ये कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कुछ सर्टेन प्रिविलेज्ड फंक्शंस परफॉर्म करता है, जो यूजर नहीं कर सकता, वो आपका कौन करेगा? कर्नल करने वाला है। और इसे साथ साथ क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हार्ट एंड कोर ऑफ ओएस। कर्नल को बोलते हैं हार्ट एंड कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। अब ये कर्नल है क्या? कर्नल जो है वो आपका एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, और जब आप पहली बार अपने सिस्टम को स्टार्ट करते हो, टर्न ऑन करते हो, तो ये सबसे पहला प्रोग्राम होता है जो कि लोड होता है बूट लोडर की मदद से। क्योंकि कर्नल एक वो प्रोग्राम है जिसको आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के बाकी सारे काम को हैंडल करना होता है। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि जो कर्नल है वो मेन मेमोरी के अंदर जब तक रहेगा जब तक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम शट डाउन नहीं होगा। ठीक है, आप ये जानते हो कि जब भी सिस्टम ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस होता है। बूटिंग क्या होता है? द बूटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड, जब आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से लेके आते हो मेमोरी में। ठीक है, सो हार्ड डिस्क से जब आप लेके आते हो मेमोरी में, मेन मेमोरी के अंदर, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग। तो जब बूटिंग होती है तो बूट लोडर की मदद से क्या होता है, आपका कर्नल कहाँ आ जाता है? मेन मेमोरी के अंदर आ जाता है। और जब तक आप शट डाउन नहीं करोगे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, जब तक वो मेन मेमोरी के अंदर ही रहेगा। तो काम क्या है कर्नल का? वही काम है कि जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स और यूजर के बीच में इंटरफेस बनाता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का इंपॉर्टेंट प्रोग्राम कर्नल ही तो होता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया था कि इनर मोस्ट लेयर कर्नल, इनर मोस्ट लेयर कौन सी है ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि हमेशा रहती है मेन मेमोरी के अंदर? तो आंसर इज कर्नल। आई होप आपको इसके साथ जो मैंने समझाया है वो डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम? अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत सारी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करता है, उसमें से यहाँ पे कुछ फंक्शनैलिटीज लिखी हुई है, हमें बताना है क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फिर नहीं है। फर्स्ट इज प्रोसेस मैनेजमेंट। बिल्कुल ठीक बात है, अगर मुझे कोई भी टास्क करवाना है तो वो प्रोसेस को मैनेज करने की कैपेबिलिटी मेरे ओएस के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज मेन मेमोरी मैनेजमेंट। जब भी आपको लिखा मिले मेमोरी, मतलब वो मेन मेमोरी की बात कर रहा है, रैम की ही बात कर रहा है। तो मेन मेमोरी की जो आपको पता है कैपेसिटी, वो होती है लिमिटेड। अब उस लिमिटेड कैपेसिटी में कितने प्रोसेस आ सकते हैं, कौन सा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा प्रोसेस सीपीयू पहले लेगा, इन सब का जो मैनेजमेंट है ये कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और साथ ही साथ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। आप जानते हो कि आप पासवर्ड्स यूज कर सकते हो अपनी किसी फाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ये तीनों के तीनों फंक्शंस प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए इंफॉर्मेशन है। अब ये लास्ट कुछ दिन बचे हैं, इसमें मॉक टेस्ट अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो आप अपने मार्क्स लूज करने वाले हैं। बिकॉज सिर्फ लर्निंग से काम नहीं चलेगा, आपको एकदम जैसे एग्जाम में एक एक्सपीरियंस होता है आपको किस तरीके से आप 20 क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो एट अ टाइम, वो एक्सपीरियंस आपको लेना पड़ेगा। रियल एग्जाम एक्सपीरियंस आपको लेना पड़ेगा यूजिंग मॉक टेस्ट। तो प्लस माइनस edu.com पे आके आप मॉक टेस्ट अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे काफी सारे आपको कई बार मिल जाते हैं फ्री टेस्ट। आप उसे अटेम्प्ट करिए, एक बार देखिए लेवल क्या है, आप कितना समझ पा रहे हो, और फिर आप इसे ले सकते हैं। और कोई क्वेरी है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप बात कर सकते हो। और फॉर 10% डिस्काउंट यू कैन यूज +10 कोड। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ प्रोसेस इज अ डैश एंटिटी वेयर एज अ प्रोग्राम इज अ डैश एंटिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, यहाँ बोला गया है प्रोसेस कैसी एंटिटी है और प्रोग्राम कैसी एंटिटी है। जैसे मान लो मैंने एक फाइल है, एक एमएस वर्ड की फाइल है, ठीक है, जो मैंने स्टोर कर रखी है कहाँ पे? हार्ड डिस्क के अंदर। एमएस वर्ड की फाइल है, मैंने हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर्ड कर रखी है। तो वो मेरा एक प्रोग्राम है। क्या है वो? एक प्रोग्राम है। एक फाइल को एक प्रोग्राम की तरह यहाँ पे ट्रीट करा जाएगा जो कि हार्ड डिस्क में स्टोर्ड है। तो वो आपकी कैसी है? पैसिव एंटिटी है, मतलब वो अभी
एक्टिव स्टेट में नहीं है, वो स्टोर्ड है, वो स्टोरेज में स्टोर्ड है, लेकिन वो एक्टिव नहीं है, वो अभी रनिंग स्टेट में नहीं है, तो उसे बोलेंगे पैसिव एंटिटी। बट जब मैं उस फाइल के ऊपर डबल क्लिक कर दूंगी तो वो जो फाइल है मेरी, वो हार्ड डिस्क से निकल के कहाँ आ जाएगी, रैम में आ जाएगी। रैम इज व्हाट, रैम इज योर मेन मेमोरी। जब आपकी कोई भी फाइल या कोई भी प्रोग्राम जो होता है वो पैसिव से स्टेट से एक्टिव स्टेट में आता है, तो वो प्रोग्राम से क्या बन जाता है, प्रोसेस बन जाता है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम आपका बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आपने लिखे हैं किसी के अंदर, है ना, किसी भी फाइल में जो आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हो, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से मिलके बनता है आपका एक प्रोग्राम। अब यहाँ पे बोला गया है कि प्रोसेस क्या है। जब आप उस प्रोग्राम को मेन मेमोरी के अंदर लेके आते हो तो वो एक्टिव स्टेट में आ जाता है और उसे हम बोलते हैं प्रोसेस। तो यहाँ पर प्रोसेस कैसा होता है, एक्टिव एंटिटी है। तो कई बार हम ये बोल देते हैं कि अ रनिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड अ प्रोसेस। अ रनिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोसेस। जो प्रोग्राम रनिंग स्टेट में है वो प्रोग्राम ना कहला के अब प्रोसेस कहलाया जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। प्रोसेस हो गया एक्टिव एंटिटी एंड प्रोग्राम हो गया पैसिव एंटिटी। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू मेंटेन information for each thread within a process is known as dash, symbol table, thread control block, process control block या फिर scheduling queue। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपने जरूर से पढ़ा होगा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जिसे हम बोलते हैं पीसीबी। क्या बोलते हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। होता क्या है, ये प्रोसेस की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे स्टोर करने के लिए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को बनाया जाता है। तो ये एक टाइप ऑफ क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, ये डेटा स्ट्रक्चर होता है। अब ये है क्या, तो ये बेसिकली होता क्या है, जितने भी आपके प्रोसेस होते हैं उनके जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसे हम स्टोर करते हैं ताकि हम उस प्रोसेस को आराम से कंट्रोल कर पाए। तो क्रिएट कौन करता है पीसीबी को, और एक चीज और, हर प्रोसेस के पास अपना खुद का पीसीबी होता है जिसे क्रिएट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सो एवरी प्रोसेस हैज इट्स ओन पीसीबी। ठीक है, क्रिएट कौन करता है, ओएस क्रिएट करता है। ठीक है, कहाँ पे रहता है ये आपका पीसीबी, हमेशा रैम में रहता है। ठीक है, पीसीबी हमेशा कहाँ रहता है आपका, रैम में रहता है। तो तीन बात समझी आपने कि ये एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि रैम में रिसाइड करता है और इसको कौन क्रिएट करता है, ओएस क्रिएट करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम पढ़ते हैं एक और इम्पोर्टेंट बात जो है आपकी थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक की। थ्रेड बेसिकली क्या होता है, आपको इसका आइडिया होना चाहिए। तो प्रोसेस के अंदर क्या होता है, प्रोसेस जो है उसमें बहुत सारे टास्क हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो हर एक टास्क को हम बोलते हैं थ्रेड। या फिर आप ये बोल सकते हो कि एक जो आपका प्रोसेस है उसके अंदर जो सिंगल सीक्वेंस स्ट्रीम होती है उसे हम बोलते हैं थ्रेड। तो थ्रेड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए समझने के लिए, क्योंकि थ्रेड से आप आगे बढ़ते हो मल्टी थ्रेडिंग वगैरह। ठीक है, और यहाँ पर टाइप ऑफ थ्रेड्स भी होते हैं, कर्नल लेवल थ्रेड, यूजर लेवल थ्रेड। तो हम बात कर रहे हैं आपकी, जैसे आपके प्रोसेस की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमारे पास पीसीबी होता है, ऐसे थ्रेड की सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए क्या होता है, टीसीबी होता है, दैट इज थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक। जैसे मान लो आपने गूगल क्रोम खोला हुआ है, तो वो आपका एक प्रोसेस है, रैम में आ गया आपका क्रोम। अब उसके अंदर आपने मल्टीपल टैब्स खोल दिए, तो वो आपके अलग अलग थ्रेड हो सकते हैं, अलग अलग टास्क हो सकते हैं। ठीक है, और हम ये भी बोलते हैं कि जो थ्रेड होते हैं वो होते हैं लाइट वेट प्रोसेस, और जो आपके प्रोग्राम होते हैं वो होते हैं हैवी वेट। ठीक है, जो आपका प्रोसेस है बेसिकली वो क्या होता है, हैवी वेट होता है, और थ्रेड क्या होता है, लाइट वेट होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका जो आंसर है वो डेफिनेटली आप कमेंट में बता देना। ठीक है, कि वाई वी आर कॉलिंग थ्रेड एज लाइट वेट प्रोसेसेस। तो यहाँ पे
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है कि थ्रेड की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बनाता है, थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक बनाता है। तो अब ये पीसीबी के अंदर जो इंफॉर्मेशन रहती है वही लगभग टीसीबी के अंदर भी रहती है। तो आप जानते होंगे कि पीसीबी के अंदर क्या होता है, पीसीबी के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं प्रोसेस के, जैसे मान लो प्रोसेस आईडी है, प्रायोरिटी है, प्रोसेस की स्टेट है, प्रोग्राम काउंटर हो गया, जनरल पर्पस रजिस्टर हो गया, फिर लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस, इन सब इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं हम कहाँ पे, पीसीबी के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज कंसीडर अ मेन मेमोरी विद कैपेसिटी ऑफ 3 पेज फ्रेम विच आर इनिशियली एम्प्टी, पेज रेफरेंस इज 476176172। व्हाट इज द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट यूजिंग ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। तो इस क्वेश्चन को मैं दूंगी होमवर्क में, मैंने ये क्वेश्चन पहले भी करवा रखा है आपको जब हम डिस्कस करते थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज, जिसमें हम मिक्स क्वेश्चंस करते थे, वहां पे हमने डिस्कस किया है। तो इसे आप अपने आप प्रैक्टिस करना और देखना क्या इसका आंसर 5 आ रहा है। तो कम से कम टाइम में आपको इसका आंसर 5 निकालना है। अब पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होती क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। और ऑप्टिमल में क्या होता है, ऑप्टिमल के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम फ्यूचर को देखते हैं, ठीक है। फ्यूचर को रेफरेंस करते हैं कि फ्यूचर में ऐसा कौन सा पेज है जो सबसे लीस्ट यूज होने वाला है, उसको ही हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट के अलावा वी हैव लीस्ट रिसेंटली यूज, दैट इज LRU एंड फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द प्रोसेस इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच द आउटपुट ऑफ एनी प्रोग्राम इज नॉट प्रिंटेड डायरेक्टली ऑन द प्रिंटर बट डम्प्ड onto a reserved area is रिजर्व्ड एरिया ऑफ द डिस्क इज नोन एज डैश, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। जैसे मान लो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जैसे प्रिंटर होता है, आपने कोई कमांड दी प्रिंटर के लिए, तो कई बार क्या होता है कि ऑलरेडी प्रिंटर बिजी है किसी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए, तो उस टाइम पर जो आपने रिक्वेस्ट दी है प्रिंटिंग रिक्वेस्ट, वो डायरेक्टली प्रिंटर पे ना जाके कहाँ चले जाती है, आपके प्रिंटर, मतलब प्रिंटिंग ना होकर डायरेक्टली वो एक प्रिंटर में रिजर्व्ड एरिया होता है जो प्रिंटर और हार्ड डिस्क के बीच में बन जाता है, ठीक है। उसे हम बोलते हैं रिजर्व्ड एरिया, जो बनता कहाँ पर है, हार्ड डिस्क में। से हम बोलते हैं पूल, क्या बोलते हैं उसे, हम पूल कहते हैं। तो वो पूल में जाके वो इंफॉर्मेशन जो आपकी है प्रिंटिंग इंफॉर्मेशन वो स्टोर रहती है। जैसे ही प्रिंटर फ्री होगा तो उसके बाद जो आपकी रिक्वेस्ट है वो फिर प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं स्पूलिंग, क्या बोलते हैं इसे, स्पूलिंग कहते हैं इसे। और स्पूलिंग की फुल फॉर्म भी पूछते हैं कई बार आपसे, बेसिकली स्पूलिंग की फुल फॉर्म पूछते हैं या फिर स्पूल की फुल फॉर्म बोल देते हैं हम। तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए। दिट स्टैंड्स फॉर साइमल्टेनियस, एक मिनट, साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन, ठीक है। ये होती है इसकी फुल फॉर्म। तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की जो ड्रॉबैक थी उसे दूर करने के लिए स्पूलिंग को इंट्रोड्यूस करा गया था। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन भी होती है कि जो स्पूलिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ यूनी प्रोग्रामिंग होती है, मल्टी प्रोग्रामिंग ही नहीं होती है, ठीक है। और एक चीज ध्यान देना, जो स्पूलिंग है वो आपकी बफरिंग से अलग होती है। बफरिंग और स्पूलिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। स्पूलिंग के अंदर क्या होता है, जो आपका रिजर्व्ड एरिया है वो बनता कहाँ पर है, हार्ड डिस्क में बनता है। और बफरिंग में क्या होता है, बफरिंग के अंदर जो हमारा टेम्परेरी एरिया होता है वो कहाँ बनता है, रैम के अंदर बनता है। तो जो बेसिक डिफरेंस होता है स्पूलिंग और बफरिंग में वो क्या बनेगा, कि जो स्पूलिंग में होता है, उस पुलिंग में क्या होता है कि हम आईओ ऑपरेशंस, किसी भी एक जॉब के आईओ ऑपरेशंस को ओवरलैप कर सकते हैं किसी दूसरे जॉब के एग्जीक्यूशन के साथ। ये तो होता है स्पूलिंग के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें बफरिंग की, तो उसमें क्या होता है कि अगर एक जॉब चल रही है तो उसके आईओ ऑपरेशन को हम उसी जॉब के एग्जीक्यूशन के साथ ही ओवरलैप कर सकते हैं, किसी और जॉब के साथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप जरूर से पढ़ लेना, डिफरेंस बिटवीन स्पूलिंग एंड बफरिंग। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्या है, द इंस्ट्रक्शन विच आर एग्जीक्यूटेड ओनली इन द कर्नल मोड इज नोन एज डैश। तो मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन भी पहले पढ़ा रखा है
क्योंकि हर एक जो इंस्ट्रक्शन होता है वो हमारा यूजर मोड में परफॉर्म नहीं हो पाता है। बेसिकली जो हमारा सीपीयू है वो दो डुअल मोड में काम करता है। फर्स्ट वन इज यूजर मोड, सेकंड वन इज कर्नल मोड। तो यूजर मोड क्या होता है? यूजर मोड के अंदर जो मोड बिट होती है वो होती है 1, और कर्नल मोड के अंदर जो मोड बिट होती है वो होती है 0। ठीक है, तो जो यूजर मोड होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बार, जो यूजर मोड होता है, यूजर मोड, उसके अंदर मोड बिट होती है 0, और कर्नल मोड के अंदर जो मोड बिट होती है वो होती है 1। अब यहाँ पे यूजर मोड को हम बोलते हैं नॉन प्रिविलेज्ड मोड, मतलब सारे फंक्शनैलिटीज को यूजर मोड नहीं एक्सेस कर सकता, ये नॉन प्रिविलेज्ड मोड होता है। और यहाँ पे हार्डवेयर को यूज करने का डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है। ठीक है, सो नो डायरेक्ट एक्सेस टू हार्डवेयर। ठीक है, और अगर हम बात करें कर्नल मोड की, तो कर्नल मोड को हम बोलते हैं प्रिविलेज्ड मोड, या फिर इसे हम बोलते हैं सुपरवाइजर मोड। ठीक है, सिस्टम मोड भी कह सकते हो। तो यहाँ पर कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि यूजर मोड नहीं कर पाता, तो उसे कर्नल मोड में हम कर लेते हैं। जैसे कि मान लो अगर मुझे कोई क्लॉक सेट करना है, मास्टर क्लॉक सेट करना है, या फिर मुझे मेमोरी क्लियर करनी है, तो वो सब मैं कर्नल मोड में ही कर सकती हूँ। तो कर्नल मोड में जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रिविलेज्ड, या फिर सुपरवाइजर, या फिर सिस्टम इंस्ट्रक्शंस। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगेन ये जो क्वेश्चन है ये आपका पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम से है और फीफो से है। मैंने ये क्वेश्चन भी करवा रखा है, इसको आप एक बार रिवाइज कर लेना, अपने आप खुद से एक बार पेन पेपर लेके सॉल्व कर लेना और देखना क्या इसके नंबर ऑफ पेज फ्रेम्स 7 आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, सॉरी, और चेक करना क्या इसके अंदर नंबर ऑफ पेज फॉल्ट 7 आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और आप ये भी कर सकते हो कि इसी सेम क्वेश्चन के अंदर आप LRU लगा के देखिए, और LRU के अंदर कितने पेज फॉल्ट आ रहे हैं इसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। LRU के अंदर कितने पेज फॉल्ट आ रहे हैं सेम रेफरेंस स्ट्रिंग के लिए। जैसे कि फीफो के अंदर 7 आएंगे, लेकिन LRU में कितने आएंगे? LRU स्टैंड्स फॉर लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, इसको आप बताइएगा। नेक्स्ट इज डैश इज अ प्रोसेस ऑफ लिफ्टिंग द प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी एंड प्लेसिंग इट ऑन द डिस्क। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, आपको पता है कि जो आपकी रैम है वो लिमिटेड स्पेस की होती है, उसमें लिमिटेड ही स्पेस होता है। तो अब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी जो रैम है वो पूरी फिल हो जाती है, तो हमें उस रैम को खाली करना पड़ता है, और इसीलिए हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स लगाते हैं। तो जो आपके रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है उसके अकॉर्डिंग जिस भी पेज को आप निकालते हो उसे हम रैम से निकाल के कहाँ प्लेस कर देते हैं? हार्ड डिस्क के अंदर प्लेस कर देते हैं। और फिर जब वापस से हमें कोई प्रोसेस चाहिए होता है तो हम उसे वापस से हार्ड डिस्क से रैम में लेके आ जाते हैं। तो जब आप किसी भी प्रोसेस को लिफ्ट करते हो मेमोरी से हार्ड डिस्क में, तो उसे हम बोलते हैं स्वैपिंग आउट। क्या बोलते हैं? स्वैपिंग आउट। अब आपको कमेंट में बताना है कि स्वैपिंग आउट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्वैप इन करना और स्वैप आउट करना प्रोसेस को। ये डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया इट मीन्स आपको कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत अच्छी है। ठीक है, मैंने क्या पूछा है? मैंने ये पूछा है कि स्वैप इन और स्वैप आउट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आपको ये बताना है बेसिकली। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज द रेट एट विच पेज फॉल्ट अकर्स इज नोन एज डैश। जिस रेट से पेज फॉल्ट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर कॉम्पैक्शन, थ्रेशिंग, पेजिंग, इसके अलावा वी हैव स्वैपिंग। तो बताओ कौन सा इसका राइट आंसर होने वाला है? जरूर से आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। आंसर इज थ्रेशिंग। अब थ्रेशिंग होता क्या है देखो ध्यान से। हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे सीपीयू के अंदर जो सीपीयू का थ्रूपुट है वो बढ़ जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? रैम के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस को लाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं? जितने भी हमारे पास प्रोसेस है उनके जो इम्पोर्टेंट पेजेस होते हैं, या फिर एक एक जो पेज है उसको हम लेके आ जाते हैं रैम में। मतलब मैंने हर एक प्रोसेस का एक एक पेज निकाल के रैम में रख लिया, ये दिखाने के लिए कि मैंने नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ प्रोसेस को इंक्रीज करा है। और जैसे ही रैम के अंदर नंबर ऑफ प्रोसेस बढ़ते हैं अल्टीमेटली सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ जाती है। तो इससे लेकिन होता क्या है?
जैसे मान लो सीपीयू ने कोई पेज की डिमांड करी, अब वो पेज आपका अगर अवेलेबल नहीं है रैम में तो उस टाइम पर हो जाएगा पेज फॉल्ट। ऐसी दोबारा अगर सीपीयू ने कोई डिमांड करी, वो भी नहीं है, तो अगर मल्टीपल सीपीयू जो पेज डिमांड कर रहा है वो नहीं मिल रहे हैं, तो उस टाइम पर एकदम से आपकी सीपीयू की जो एफिशिएंसी है वो डिग्रेड हो जाती है, और उस टाइम पर क्या हो जाती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं थ्रेशिंग। ठीक है, तो इसको दूर करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप मेन मेमोरी का साइज बढ़ा सकते हो, और एक क्या होता है जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है, जो बेसिकली सेकेंडरी मेमोरी से रेडी स्टेट के अंदर लाता है प्रोसेस को, उसको हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं ताकि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कम हो सके। ठीक है, तो उसको भी इम्प्लाई करके हम थ्रेशिंग को कम से कम कर सकते हैं। तो जिस रेट से पेज फॉल्ट होते हैं, एक साथ जब नंबर ऑफ पेज फॉल्ट होते हैं, तो वो आपकी सीपीयू की एफिशिएंसी को डिग्रेड कर देता है, सीपीयू यूटिलाइजेशन बिल्कुल जीरो हो जाती है, आपका सीपीयू आइडल हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं थ्रेशिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट इज when there is a memory wastage within the memory partition itself, then it is known as dash। देखो, आपने जरूर से पढ़ा होगा इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब आपको पता है जो मेमोरी होती है, मेन मेमोरी, वो फ्रेम में डिवाइड होती है, उसके अंदर क्या होते हैं, फ्रेम्स होते हैं। अब आपने पढ़ा होगा जरूर से मेन मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक, जिसमें हम पढ़ते हैं स्टैटिक पार्टिशनिंग और वेरिएबल पार्टिशनिंग। इससे पहले हम पढ़ते हैं कॉन्टिग्यूअस और नॉन कॉन्टिग्यूअस मेन मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपके रैम होते हैं, रैम को हम नंबर ऑफ पार्टीशंस में डिवाइड कर देते हैं। अब अगर हम बात करें स्टैटिक पार्टीशनिंग की, तो स्टैटिक पार्टीशनिंग में क्या होता है कि आपने रैम को नंबर ऑफ पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इससे होता क्या है, अब स्टैटिक का मतलब क्या है, स्टैटिक का मतलब यहाँ पर ये होता है कि एक पार्टीशन में एक ही प्रोसेस आ सकता है, और वो प्रोसेस उसके अंदर या तो वो जो प्रोसेस है उसका साइज पार्टीशन से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, या फिर उसके बराबर होना चाहिए, इससे बड़ा होगा तो आएगा ही नहीं। और उस प्रोसेस को आप स्पैन नहीं कर सकते, उसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, आपको पूरा का पूरा प्रोसेस एक ही पार्टीशन में डालना होता है। तो कई बार क्या होता है, जब हम पार्टीशंस के अंदर प्रोसेसेस को डालते हैं तो कुछ स्पेस बच जाता है। अब वो जो स्पेस है वो कोई और इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एक पार्टीशन एक ही प्रोसेस के लिए डेडिकेटेड है। तो उस बचे हुए स्पेस को, पार्टीशन के बचे हुए मेमोरी स्पेस को आप यूज नहीं कर पाते हो, एंड दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूं, तो देखो, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक रैम है इस तरीके से। ठीक है, अब रैम के अंदर मैं मान लेती हूँ, ये आपको पता है कि इतना जो एरिया है वो तो आपका ओएस ही ले लेता है, और बाकी का एरिया बचता है आपके प्रोसेसेस के लिए। तो मान लेते हैं हमारे पास है 4 MB का एक स्पेस है, एक पार्टीशन है। एक हमारे पास है 7 MB का पार्टीशन है। एक हमारे पास है 16 MB का पार्टीशन है। और एक हमारे पास है 12 MB का पार्टीशन। मैंने ऐसे मान लिया। पहला जो प्रोसेस हमारे पास आया, लेट्स सपोज वो आता है 3 MB का। ठीक है, आपके पास जो दूसरा प्रोसेस आया वो आया आपके पास 7 MB का। जो तीसरा प्रोसेस आया वो आया 14 MB का। और जो लास्ट वाला प्रोसेस आया वो हम देख लेते हैं, मान लेते हैं 32 MB का है। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, देखो, सबसे पहले हमारे पास कौन सा आया, P1 आया है 3 MB का। तो आपको P1 को उस वाले पार्टीशन में डालना है जिसका साइज इससे छोटा, इससे बड़ा हो, या फिर इसके इक्वल हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 0 वाला पार्टीशन है, ये 1 पार्टीशन है, ये सेकंड पार्टीशन है, ये थर्ड है। तो P1 को मैंने डाल दिया इस वाले पार्टीशन में। अब यहाँ पे 4 MB का पार्टीशन था, तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ये इतने में आ जाएगा, और ये जो 1 MB का स्पेस रह जाएगा ये एज इट इज वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे तो हमारा P1 आ गया, बाकी क्या हो गया, वेस्ट हो गया। इसके बाद 7 MB है, वो कहाँ आएगा, वो डायरेक्टली पूरा यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे तो कोई वेस्टेज नहीं हुई है। 14 MB कहाँ आएगा, 16 MB के अंदर आएगा, तो यहाँ पर भी आपकी जो ये जो 2 MB की स्पेस है ये क्या हो गई, वेस्ट हो गई है। ठीक है, यहाँ पे आ गया P3। 32 MB तो इसमें आ ही नहीं पाएगा, बिकॉज यहाँ पे 12 MB बचा हुआ है, तो ये प्रोसेस तो असाइन ही नहीं हो पाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 1 MB, ये 2 MB, ये हमारी वेस्ट हो गई। लेट्स सपोज यहाँ पे एक P5 आ जाता है,
जो हमारा बनता है 15 MB का। कितना बनता है? 15 MB का। आप देखो यहाँ पे मेरे पास 12 MB है, यहाँ मेरे पास 2 MB है, मेरे पास कितना है 1 MB। सबको अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास 15 MB स्पेस अवेलेबल है। लेकिन क्योंकि स्पैनिंग अलाउड नहीं है, एक पार्टीशन में एक ही प्रोसेस आएगा, तो मैं अलग अलग पार्टीशन के मेमोरी स्पेस को यूज नहीं कर पाऊंगी। तो इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है। तो यहाँ पे बोला गया था कि अगर एक पार्टीशन के अंदर कोई मेमोरी स्पेस वेस्ट हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पे 1 MB, ये 2 MB क्या है आपके? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से थोड़ा और क्लैरिटी होगी। अगर क्लैरिटी हुई है तो प्लीज अभी जाके लाइक कर दीजिए और साथ में एक कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो ना तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। Which page replacement algorithm has Belady's anomalies? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। बेलेडे एनोमली से क्वेश्चन है और पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में ये प्रॉब्लम होती है। तो कौन सी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में बेलेडेज एनोमली होती है? ऑप्शंस आर फीफो, एलआरयू, देन ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट या फिर नॉट रिसेंटली यूज्ड रिप्लेसमेंट। तो ये जो प्रॉब्लम है ये होती है फीफो के अंदर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। इसमें होता क्या है आप जानते हो कि यहाँ पर क्या होता है? आपको एक मिलती है रेफरेंस स्ट्रिंग जिसके अकॉर्डिंग आपको पेजेस को देखना पड़ता है। अब अगर आपके नंबर ऑफ फ्रेम्स जो होते हैं, जो हमारे रैम में होते हैं नंबर ऑफ फ्रेम्स, अगर आपको पता है कि नंबर ऑफ फ्रेम्स हम बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा पेजेस आ पाएंगे, जिससे क्या होना चाहिए? हमारे पेज फॉल्ट कम होने चाहिए। लेकिन फीफो के केस में क्या होता है? अगर हमने नंबर ऑफ पेज फ्रेम्स बढ़ा दिए रैम के अंदर तो पेज फॉल्ट और बढ़ जाते हैं। तो उसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं बेलेडेस एनोमली। तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में लिख के दिखा देती हूँ क्या मतलब होता है इसका। ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फ्रेम्स इन रैम, एक मिनट, पेज फॉल्ट ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो पेजेस न पेजेस को ज्यादा लाने के लिए हमने फ्रेम्स को बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी पेज फॉल्ट बढ़ गए। तो इसी प्रॉब्लम को बोलते हैं बेनेडेज एनोमली, जो कहाँ होती है? फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ memory partition of 80K is allocated to a process of size 60K, then the 20K of the partition is wasted and cannot be allocated to any process. It is called as internal fragmentation. मैंने अभी आपको इसका एग्जाम्पल दिया था कि अगर 80K का कोई पार्टीशन है, 80K का कोई पार्टीशन है, उसके अंदर अगर 60K का कोई प्रोसेस हमने डाल दिया है, लेट सपोज इस प्रोसेस का नाम P1 है, तो यहाँ पर जो ये 20 स्पेस है, 20K की जो स्पेस है, ये क्या हो गई है? वेस्ट हो गई है, जैसे और कोई प्रोसेस यूज नहीं कर पाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इतना अच्छा सब्जेक्ट है और इतना कंसेप्चुअल है, यहाँ से छोटे छोटे कंसेप्ट आपसे पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्या है? ओके, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अ 500 किलोबाइट मेमोरी इज मैनेज्ड यूजिंग वेरिएबल मेमोरी पार्टीशनिंग एंड आर अलाउड फॉर कॉम्पैक्शन। ठीक है, कॉम्पैक्शन का मतलब क्या होता है मैं बताती हूँ अभी आपको। इट इज करेंटली यूजिंग टू पार्टीशंस of sizes 100 kilobyte and 130 kilobyte respectively. The smallest allocation request in kilobytes that could be denied is for dash। मतलब इनमें से कौन सी ऐसी रिक्वेस्ट है जिसको डिनाई कर देगा, आपका जो रैम है उसके अंदर वो फुलफिल नहीं हो पाएगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो, जो ये क्वेश्चन है ये आपका आया हुआ है मेन मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक से। आपको मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले कि मेन मेमोरी को मैनेज करने की दो टेक्निक्स हो सकती है, एक होती है कॉन्टिग्युअस मैनर में, एक होती है नॉन कॉन्टिग्युअस मेमोरी मैनर में। तो यहाँ पे कॉन्टिग्युअस मेन मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक के अंदर हम पढ़ते हैं फिक्स पार्टीशनिंग और स्टैटिक पार्टीशनिंग, मतलब बोल सकते हो, या फिर एक होती है डायनेमिक या फिर वेरिएबल पार्टीशनिंग। तो वेरिएबल मेमोरी पार्टीशनिंग से यहाँ पे क्वेश्चन है,
और बोला क्या हुआ है कि ये कॉम्पैक्शन का यूज करता है। अब कॉम्पैक्शन का मतलब क्या होता है? कॉम्पैक्शन एक तरीका होता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को ओवरकम करने के लिए, और इसमें होता क्या है कि कॉम्पैक्शन का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, रैम में जो भी यूज्ड स्पेसेस है उसे एक जगह ले आते हैं और जो अनयूज्ड स्पेस है उसे एक जगह लेके आ जाते हैं। ठीक है, अब ये बोला हुआ है कि यहाँ पर हमारे पास 500 किलोबाइट की एक मेन मेमोरी है, 500 केबी की एक मेन मेमोरी है, जिसमें क्या है, अब वेरिएबल पार्टीशनिंग का मतलब क्या होता है कि जो आपका रैम है वो पार्टीशंस में डिवाइड नहीं है, रन टाइम पर ही पार्टीशंस बनेंगे, कोई पहले से ही प्री डिसाइडेड पार्टीशनिंग नहीं हो रखी है। ठीक है, तो रन टाइम पे ही प्रोसेस को मेमोरी मिलने वाली है डायनेमिकली तरीके से। तो यहाँ पे 500 किलोबाइट है, तो पहले आपका आया 100 किलोबाइट का एक पार्टीशन ऑलरेडी रिजर्व्ड है, 100 केबी का तो रिजर्व्ड है। मान लो यहाँ पर हमारा P1 रह रहा है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, P2 है, और ये 130 किलोबाइट का है। अब आप ध्यान से देखो आपके पास कितना स्पेस रिमेनिंग है, यहाँ पे कितना स्पेस रिमेनिंग है, 100 प्लस 130 इज 230 आपके पास ऑक्यूपाइड है। तो 500 में से 230 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 270 आपके पास स्पेस अवेलेबल है। तो 270 ही स्पेस अवेलेबल है, आसान सा क्वेश्चन है, 270 हमारे पास अवेलेबल स्पेस है। अब वेरिएबल पार्टीशनिंग में भी स्पैनिंग तो नहीं हो सकती है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, क्या 270 किलोबाइट की मेमोरी जो आपकी एलोकेशन है वो हो सकती है? हाँ हो सकती है, रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाएगी, 250 भी हो जाएगी, 170 भी हो जाएगी, लेकिन 271 तो हो ही नहीं पाएगी, बिकॉज 170 से बड़ा हो गया है ये और इतना स्पेस हमारे पास है ही नहीं। तो 271 वाले जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर फुलफिल नहीं हो सकती, उसको डिनाई कर दिया जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट ऑफ प्रोसेस इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपने जरूर से पढ़ा होगा प्रोसेस स्टेट मॉडल। बोला क्या है, इसमें से ऐसी कौन सी स्टेट है प्रोसेस की जो नहीं होती है? वेटिंग स्टेट होती है, रेडी होती है, रनिंग होती है, एक्साइट कुछ नहीं होता हमारे पास। एक क्या होती है, यहाँ पे हमारे पास होती है वेटिंग स्टेट, वेटिंग बोलो या फिर ब्लॉक कह सकते हो, ये होती है स्टेट। ठीक है, एक्साइट कुछ नहीं होता है, या फिर एक होती है टर्मिनेट स्टेट, या फिर उसे आप एग्जिट भी बोल सकते हो, टर्मिनेट। ठीक है, टर्मिनेट स्टेट। तो कैसे बनता है प्रोसेस स्टेट मॉडल? जैसे मान लो आपके पास एक होती है यहाँ पे न्यू स्टेट, न्यू स्टेट के बाद हम आते हैं रेडी स्टेट में, रेडी स्टेट के बाद हम आते हैं रनिंग स्टेट में, रनिंग स्टेट के बाद हम आते हैं टर्मिनेटेड स्टेट में। बट अगर आपका जो प्रोसेस है वो रन होते होते आईओ की रिक्वेस्ट कर देता है तो उसको वेट स्टेट में डालना पड़ता है। अगर यहाँ पर, एक मिनट, अगर यहाँ पर आईओ की रिक्वेस्ट कर दी है आपके प्रोसेस ने तो उसे आईओ देना पड़ेगा, मतलब इनपुट आउटपुट देना पड़ेगा। तो उसको हम लेके आ जाते हैं कहाँ पर, वेट या फिर ब्लॉक स्टेट में। और फिर जैसे ही वो रिक्वेस्ट फुलफिल होती है तो वापस से वो रनिंग में नहीं जाएगा, वो जाएगा रेडी में। तो अगर आईओ कंप्लीट हो जाता है तो वो जाएगा फिर से कहाँ पे, रेडी में जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दो स्टेट और होती है। अगर रेडी फुल हो जाता है आपका तो आप पहुंच जाते हो सस्पेंड रेडी स्टेट में, सस्पेंड, SUS, सस्पेंड रेडी स्टेट में। और जब ये थोड़ा खाली हो जाएगा तो यहाँ से हम प्रोसेस को यहाँ लेके आ जाते हैं। सिमिलरली वेट के साथ भी यही दिक्कत होती है, अगर वेट फुल हो जाता है तो हम आ जाते हैं सस्पेंड वेट स्टेट में। और जैसे ही यहाँ पे स्पेस बनता है हम वापस यहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं स्वैप आउट करना और स्वैप इन करना। अभी कौन करता है ये आप बताने वाले हो कमेंट सेक्शन के अंदर। तो कुछ इस तरीके से बनता है हमारा प्रोसेस स्टेट डायग्राम बोलो या फिर प्रोसेस स्टेट मॉडल बोलो। तो यहाँ पे एक्साइट स्टेट नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
An operating system that helps in sharing the files across the network is known as dash। ठीक है, आपका कोई नेटवर्क है जिसके अंदर आप सारी फाइल्स को शेयर कर सकते हो, तो ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो आपको ये फैसिलिटी देता है, तो उसे हम बोलते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा आपने, क्या होता है, ये दो टाइप का होता है, एक होता है हार्ड, एक होता है सॉफ्ट। यहाँ पे टाइम बाउंडेशन रहता है और हार्ड में थोड़ा टाइम ज्यादा होता है बाउंडेशन, सॉफ्ट में कम होता है। कपलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नहीं होता है। टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका बेसिकली आप बोल सकते हो कि मल्टीटास्किंग काइंड ऑफ ही है, या फिर टाइम शेयरिंग कह सकते हो इसे। ठीक है, टाइम शेयरिंग कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, मल्टीटास्किंग कह सकते हैं, टाइम शेयरिंग कह सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम मिलता है हर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेसिकली हम क्वांटम कहते हैं। और उस पर्टिकुलर टाइम में अगर वो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होता तो दोबारा से उसको वेट करना पड़ता है, जब उसकी नेक्स्ट टर्न आएगी तो वापस से वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम मतलब सीपीयू कौन सा वाला प्रोसेस लेने वाला है, किसे एग्जीक्यूट करने वाला है, उसको मैनेज करने के लिए वी हैव सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो इनमें से कौन सी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम नहीं है? तो सी स्कैन जो होता है वो होता है सर्कुलर स्कैन, सी इज सर्कुलर। तो यहाँ पे ये आपकी होती है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ठीक है, डिस्क हार्ड डिस्क जो होती है उसके अंदर कैसे जो आपके जो प्रोसेसेस है, मतलब जो आपका जो रिक्वेस्ट है वो सेक्टर में कैसे कैसे जाएगा, उसके लिए होता है वो आपका डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। कैसे वो पर्टिकुलर ट्रैक पे जाएगा, ठीक है, और कैसे वो उसे फुलफिल करने वाला है, तो वहां पे हम पढ़ते हैं सी स्कैन। लेकिन ये बाकी ये आपका सीपीयू शेड्यूलिंग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, एसजेएन। तो शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट होगा ये। सी क्या है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। और डी क्या है, एफसीएफएस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो ये सारी कैसी हैं आपकी, बाकी तीनों कैसी है, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, लेकिन ये क्या है, डिस्क शेड्यूलिंग है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज द मेमोरी रेजिडेंट कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉमनली नोन एज द डैश। जो मेमोरी के अंदर हमेशा रहते हैं ओएस के कंपोनेंट, उसे हम क्या बोलते हैं, हम पढ़ के आए, उसे हम बोलते हैं कर्नल। तो आज की क्लास में यहीं तक करते हैं, आगे हम नेक्स्ट पार्ट में आगे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस वेल। मॉक टेस्ट ज़रूर से लगाइए, और मॉक टेस्ट लगाने के लिए +edu.com पे जाके आप मॉक टेस्ट को एक्सेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।